नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ है, बेहतर है, जहाँ भी हैं वहाँ पर खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 5 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 15 की, जिसका शीर्षक है बिशन की दिलेरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को पढ़ना और समझना और देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज के इस अध्याय में हमारे जानने के लिए। तो सबसे पहले जो वर्णन इस कहानी के बारे में हमें कहानी में मिलता है, पहले पैराग्राफ में, उसमें लिखा हुआ है कि समय सुबह का है और पहाड़ों के पीछे से सूरज जो है वो झांक रहा है। यानी सूरज जो है वो उदित उदित हुआ है, अभी अभी सुबह की बात हो रही है। और बिशन की बात हुई है कि वो जो है वो घर से बाहर निकल आया है, और ये भी बताया है कि जो बिशन है उस लड़के की उम्र जो है वो है 10 वर्ष की। मुझे उम्मीद है कि पूरी की पूरी जो जानकारी है उससे आप कल्पना कर पा रहे होंगे कि कैसा मौसम है, सूरज निकल रहा है, पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है, और 10 साल का एक लड़का है जिसका नाम है बिशन, वो घर से बाहर निकल चुका है। रोज की अगर बात करें तो इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता हैं, उनके फार्म हाउस पर बिशन जो है वो जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है बिशन की, और फार्म में लगे जो सेब हैं, उनके जो बाग हैं, उनमें कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था, और बहुत सारे तड़के काम शुरू हो जाता था, बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर सेबों के बाग लगे हुए हैं। आप तो जानते हैं कि जहाँ पर भी खेती किसानी होती है बच्चों, वहाँ पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना ज़रूरी होता है। तो बस वही हुआ। और आगे लिखा है कि एक पगडंडी है जहाँ से बिशन सड़क तक आ ही रहा था अभी कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दे जाती है। अब सोचिए, सुबह का समय है, बाहर बड़ा ही सुंदर और शांत वातावरण चारों तरफ होता है। ऐसे में गोली चलने की आवाज़ उसे सुनाई दे गई। तो उसने ना इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ ही दूर तक वो आगे बढ़ा, चला कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं, दो तीन गोलियां एक साथ चल गई। अब गोलियों की आवाज़ से क्या हुआ कि पूरी जो घाटी है वो पूरी गूंज गई, और पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लग गए। अब बिशन सहम गया और पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहां पर खड़ा था बच्चों, वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से कुछ सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे उसे। और बच्चों, फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत बिल्कुल सुनहरे दिखाई दे रहे थे। अब बिशन सोचेगा ना कि गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। तो बस बिशन जो है अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। लेकिन तभी क्या होता है बच्चों, एक और गोली की आवाज़ आ जाती है। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। और जब फसल पक जाती है, तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी बच्चों, शिकारियों ने इसी तरह बहुत सारे तीतर यानी पक्षी मारे थे, और कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिल जाते थे। बच्चों, बिशन सोचा कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। और बच्चों, इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि हमेशा हमें किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी जीवों को तकलीफ होती है, दुख पहुंचती है, पीड़ा होती है। सभी का अपना हक है पूरी प्रकृति पर, है ना? तो बस जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बिशन भी सोच रहा है कि इन लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। और बच्चों, उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी क्या हुआ, उसके पास कुछ सरसराहट सी होती है। उसने देखा कि एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा हुआ छटपटा रहा है। विशन वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है बच्चों, और घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत की ओर अंदर चला जाता है। बिशन जानता था बच्चों कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे, और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारता है बच्चों वह अपना, और मौका देखकर तीतर पर डाल देता है। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया।
इसके बाद बच्चों देखिए क्या होता है, बिशन उसे अपने सीने से चिपका लेता है और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगता है। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। अब बच्चों, कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ थे कंटीले तारों की बाड़, ताकि कोई जानवर या कोई चोर इधर आ ना पाए। अब बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुआ था। और बच्चों, तीतर को संभालना तो बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना पाए। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बच्चों, बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बच्चों, बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। बच्चों, तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बच्चों, बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता ही नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने उसे खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। और बच्चों, खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। और क्या हुआ, बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था बच्चों कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। लेकिन बच्चों, उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी। और क्या था, ओस भी थी और फिसलन भी थी। आप तो जानते हैं, ओस की बूंदें जब गिरती हैं तो फिसलनुमा माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। और बिशन थककर वहीं किनारे बैठ गया। अब वह बैठा ही था कि उसके पाँव पाँव की जो आहट है वो सुनाई दी, और आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ जाता है। फिर बच्चों, आगे वह जब दौड़ता है तो आधी पहाड़ी को पार कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि उसके कपड़े जो हैं वो पसीने से पूरे भीग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है बच्चों, और पहुंच जाता है कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े में पीछे। अब पीछे दरवाजा खुला होता है तो वो ताड़ के पेड़ का सहारा लेता है और फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। तीतर को बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए रखता है। इसी बीच बच्चों, फार्म हाउस में एकदम खामोशी होती है। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही होती है, और मुर्गियां अभी अपने दड़बे में ही थी, और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, और किसी अजनबी को देखकर ही वो इस तरह भौंकता है। बिशन समझ जाता है कि शिकारी इधर आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके, और एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे जाती है, और वो कहता है ये ठीक है, ऐसा सोचता है, और उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर ढक देता है। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए चुपचाप पड़ा रहता है। और तीतर को छुपाने के बाद बिशन सोचता है कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए बच्चों, छत पर बैठना उसने ठीक समझा, और बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था, और लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक जाता और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंच गया। बच्चों, खपरेल की ढलवारदार छत थी, यानी कि ढलान थी उसमें, और इसलिए चिमनी के पीछे छिप करके वो बैठ गया ताकि किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। और उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं, और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल कुत्ते को डांटता है, कहता है चुप रहो, पर वह नहीं मानता। पिछले दोनों पांव पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगता है। दोनों शिकारी करीब आ जाते हैं तो कर्नल रौबदार आवाज में पूछते हैं, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? तो वो कहते हैं, साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। तो कर्नल कहते हैं, अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से? तो कहा, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह जी हमें जानते हैं। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। ने कहा, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं।
बोले अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मानते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब पूछते हैं। तो वो कहते हैं सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहते हैं, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर बीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुनाने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। कर्नल पूछते हैं कि अब तो इसका करेगा क्या? तो बच्चों बिशन जवाब देता है, इसे पालूंगा बाबूजी। कर्नल साहब मुस्कुरा देते हैं और घायल तीतर को देखते हैं। उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयाँ का बक्सर लेकर आओ। और बिशन दौड़कर बक्सा ले आता है। कर्नल दत्ता तीतर के पैरों पर जख्म साफ करते हैं, फिर दवाई लगा देते हैं। पंख को फैलाकर टेप लगा देते हैं ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आती हैं और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोलती हैं कि इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल हंसते हुए कहे, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। तो बिशन अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकालता है, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। बहू जी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगती है और बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला जाता है। बच्चों, ये कहानी प्रतिभा नाथ ने लिखी है हमारे लिए। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो लिखा है, रात भर बिलखते और चिंघाड़ते रहे, एक बार इस शीर्षक के अंतर दी गई जानकारी को पढ़ लेते हैं, अंतर्गत दी गई जानकारी को। तो देख रहे हैं हाथी का फोटो दिखाई दे रहा है। लिखा है कि उड़ीसा राज्य है बच्चों, वहाँ पर सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर रहता है क्या 25 हाथियों का एक झुंड। और इस झुंड में कुछ धुएं भी थी, मतलब जिन हथेनियों के साथ दुधमुहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं, यानी कि हाथिनी और उनका दूध पीता हुआ बच्चा। अब बच्चों, दांव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतैल और बड़ी हथिनियाँ बच्चों की रक्षा करती हैं। और बच्चों, सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वनखंडों में चरने के लिए चले जाते हैं बच्चों, भोजन की तलाश में। और बच्चों, 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। जैसे अभी सन चल रहा है ना 2023, ऐसे उस समय चल रहा था 1988। और उन दिनों सिंपलीपाल जंगलों के हाथी दो टोलियों में बंटकर बाराकमारा और तिनाधिया सड़क के साथ चौड़े में चल रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वह माँ का दूध चूंघता था। और बच्चों, इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो गई थी। एक सुबह की बात है बच्चों, वह अपनी टोली से ज़रा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था और रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ता है और बच्चों, बच्चा चिंघाड़ने लगता है। उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़ जाते हैं और बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिकता और उसे छोड़कर नाले में चला जाता है। शेर का हमला इतना जोरदार था बच्चों कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। सबसे बड़ा घाव उसके सिर पर था। सयाने हाथी उसे ऊपरी बराकमाश में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है।
उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद आधे हाथी चलने लग गए, बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूंड में घास का फूला उठाकर चवर ढुलाती रही, जिससे घाव पर मक्खियां न बैठे। उसकी आंखों से आंसू की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं चूस सकता था। बच्चों, जंगल में जानवरों के छोटे छोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए दिए हुए हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए और शव को घेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रही, वे चिंगाड़ते, रोते और बिलखते रहे। ये लिखा है रामेश बेदी ने जानकारी। बच्चों, प्रकृति हमारे लिए सब कुछ है। प्रकृति ही है जो हमें अपने गोद में पनाह देती है। और जब हम कहते हैं कि धरती हमारी माँ है, तो हम प्रकृति को भी हमारी माँ कह रहे होते हैं। बच्चों, हमेशा हमें जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमारे जीवन का वह अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है बच्चों, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, नहीं हो सकता। इसके बाद में बच्चों, अब हमने जो कहानी पढ़ी थी बिशन की दिलेरी वाली, उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको समझ लेते हैं, ताकि ये हमें पता चल जाए कि जो पाठ हमने पढ़ा वह हमें समझ में भी आया या बस हमने यूं ही पढ़ लिया। अब बच्चों, पहला प्रश्न हमारे सामने है कि कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाते हुए बिशन को किस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। अब आपको तो पता ही है, सुबह का समय था, बिशन रोज जिस समय जाता उसी समय जा रहा था और अचानक गोलियों की आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ जाती है। तो बस अपने उत्तर को कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाते हुए बिशन को गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। इसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न है, क्या है कि बिशन को गोली चलने के कारण जल्दी कैसे समझ में आ गया कि गोलियां क्यों चल रही होगी। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि बिशन को ये बात पता चल जाती है कि हर साल इसी समय जो है शिकारी शिकार करने आते हैं, तीतरों का यानी पक्षियों का शिकार करते हैं और उसके बाद में आधे मरे कटे पक्षियों को खेतों में ही छोड़कर जख्मी चले जाते हैं। तो बच्चों, उसको समझने में देर तो बिल्कुल भी नहीं लगती है ना, क्योंकि सुबह का ही समय होता है जब धान मतलब फसल पक जाती है और पक्षी वहाँ आते हैं। चलिए, तो अब इसको सटीक उत्तर के ढंग में कैसे लिखते हैं, देखिएगा आप कि बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया था, क्योंकि जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं और शिकारी इसी बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आए। इसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न है कि शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्लाकर बिशन को क्या कह रहा था। तो आप तो जानते ही हैं, हमने अध्याय में देखा था, वो कह रहा था कि तुम बच्चे मेरा शिकार ले जा रहे हो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा, वगैरह वगैरह। तो देखिए, इसको उत्तर में कैसे लिखना है कि शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला के बिशन को कह रहा था कि मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता, ऐसा वह कह रहा था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है कि जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है और शिकारियों ने कर्नल साहब से ऐसा क्या सोचकर कहा होगा, है ना। तो इसका उत्तर बच्चों कुछ इस प्रकार से मैंने लिखा है कि शिकारी कर्नल साहब को देखकर घबरा गए थे, क्योंकि बिशन का पीछा करते करते वे कर्नल साहब के फार्म हाउस तक पहुंच गए थे। उन्हें लगा कर्नल साहब उन्हें चोर या डाकू समझकर उन पर कोई कार्यवाही न कर दें, इसीलिए वे अपना परिचय कर्नल साहब को बता रहे थे। इसके बाद में बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 की बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। तो इसका उत्तर है कि बिशन घायल तीतर को शिकारियों से बचा के पालना चाहता था और उसके मन में दया थी, मोह भी था, है ना, इसलिए, और वो बहादुर बच्चा भी तो था। इसके बाद में अगला प्रश्न है बच्चों की घायल तीतर को बचाने के लिए बिशन को किस तरह की परेशानियां हुई। अब बहुत सारी परेशानियां होती है बच्चों, है ना। खेत की कंटीली से झाड़ियों से निकलता है वो, उसके बाद में फिर कर्नल साहब के यहाँ तक पहुँचता है, बहुत जद्दोजहद उठानी पड़ती है, उसकी आस्तीन भी फट जाती है, आस्तीन हाथ की। तो देखिए, अब इसको एक उत्तर के रूप में कैसे आप लिख सकते हैं कि घायल तीतर को बचाने के लिए बिशन ने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। शिकारियों से छिपे रहने के लिए बिशन घुटनों के बल चलने लगा और खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी और बहुत संभल कर चलने के बाद भी हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई थी, जिससे खून निकलने लगा और कमीज की एक आस्तीन भी फट गई।
और बच्चों, इसी तरह से आप भी एक अपना सटीक उत्तर इस प्रश्न का लिख सकते हैं। फिर आगे कुछ छोटे मोटे प्रश्न हैं कि बिशन को किस बात का संतोष था, यानी संतुष्टि थी। तो बच्चों, आप जानते ही हैं कि उसने बचा लिया, उसको कामयाब हो गया था, तो उसे संतुष्टि तो होगी ही। तो बस अब ऐसा लिख सकते हैं कि बिशन जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ की डांट तो खानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसे इस बात का संतोष था कि वह तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। अगला प्रश्न है बच्चों कि बिशन ने शिकारियों के बारे में क्या सोचा। तो बच्चों, बहुत सरल है कि बिशन सोचता है कि इतना दुख पहुंचाने का काम करते हैं ये शिकारी, इन्हें अवश्य ही सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिशन ने घायल तीतर को देखकर क्या सोचा। तो बच्चों, जवाब यही है कि उसने घायल तीतर को देखकर सोचा शिकारी इसे ढूंढ नहीं पाएंगे और खेत में तड़प तड़प कर मर जाएगा और मुझे इसे बचाना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिशन को अपने पीछे से भारी आवाज में क्या सुनाई देता है। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा है, हम तो जानते ही है ना कि उसे रुकने के लिए कहते हैं, धमकी भी देते हैं कि रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। तो बस यही सुनाई दिया। तो इसको उत्तर में आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिशन को अपने पीछे से भारी आवाज में सुनाई दिया, लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न इस अध्याय का बच्चों ये है कि कर्नल साहब ने गुस्से में शिकारियों से क्या कहा। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि कर्नल साहब ने गुस्से में शिकारियों से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा जाते हो, कुछ को घायल करके मरने के लिए छोड़ देते हो, इसे तुम अपनी बहादुरी समझते हो। ऐसा कर्नल साहब ने शिकारियों से बच्चों कहा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा और इस अध्याय के प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आए होंगे। तो बस अब देरी मत कीजिए, जल्दी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए अभी अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी देखें इस वीडियो को और समझ पाएं इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी बच्चों अगले नए अध्याय में अगली नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।